हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते बच्चों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो बच्चों यदि आप क्लास 9th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ का बच्चों मैथ का 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस अंडर रूट 5 5 माइनस अंडर रूट 5 के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आज उन लोगों को मैथ समझ में आने वाला है जो लोग मैथ को हार्ड समझते हैं। ठीक है, आज उन लोगों को मैथ हम समझा देंगे। ठीक है, जो जिनको बहुत हार्ड लगता है, जो मैथ के डर से कांपते हैं, ठीक है, आज उनको मैथ समझ में आने वाला है। तो चलिए देखो, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 5 प्लस अंडर रूट 5 गुना 5 माइनस अंडर रूट 5 बराबर है। तो बहुत ही आसान है। देखो, ये है आपका ए और ये है बी। फिर देखो ए और ए मिल रहा है ना, तो ये ए है और ये बी है, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, माइनस बी कितना है बाबू, बी जो है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सिंपल सी बात है। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 आएगा। कैसे, क्योंकि आप लोग को हम पहले बता दिए कि अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 करो, 2 बार गुना करोगे तो एक ही आएगा 5। अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 करोगे तो ओनली 3। अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 करोगे तो ओनली 2, है ना। इस तरीके से तो हमने पहले बता रखा था। तो अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बताओ 25 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 20 कितना, 20 ना जी, 20 बचेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो गया। सिंपल सी बात था, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए दूसरा सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है, पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पहले से बता रखे हैं कि पाई हमेशा 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 अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पाई याद रखना क्या है, पाई पर अपरिमेय संख्या। ठीक है, जीरो क्या है बच्चों, ये आप कमेंट करके बता दो, जीरो क्या है, परिमेय ही है अपरिमेय। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, अनवसानी आवृत्ति है, या अनवसानी अनावृत्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 36/100। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद आप जो संख्या प्राप्त करेंगे बच्चों, वो आएगा 0.36 आएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसका शॉर्टकट तरीका है कि नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 पॉइंट लगा दो, 1 2, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 3 के पहले लग जाएगा, यानी 36 आ गया। अब बताओ ये शांत है अशांत है, बिल्कुल शांत है बच्चों, क्योंकि अब 36 के बाद कोई भी संख्या आ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है सर, अनावसानी अनुवर्ती क्या होता है, हमको नहीं समझ में आता। अरे वो भी जान लो, जैसे कि 3.333 बार बार जो आ रहा है वो अनावसानी आवर्ती, मतलब वो अशांत है। ठीक है, शांत में क्या आ गया कि जैसे कि कोई भी संख्या हम डिवाइड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं शांत जाकर हो जाता है, जैसे 0.25 आ गया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, शांत आ गया। ठीक है, तो ये हमारा शांत होता है। क्लियर है। चलो चौथा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर में 2/3 है और 2 का पावर में 1/3 है, तो मान होगा। कैसे निकलेगा, देखो जब बेस और बेस बराबर होता है ना, तो पावर जुट जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर में 2/3 और गुना में दिया हुआ है 2 का पावर में 1/3। ठीक है, अब देखो बेस और बेस बराबर है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 बड़ा सा बेस लिख दो और पावर को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, पावर को जोड़ दो, तो 2/3 और प्लस में 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, और 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा तो एक बार, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा तो एक बार, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। ठीक है, अब आ गया 2 और 2 और 1 3/3, यानी कि इसको जब कटिंग किए तो 1 आ गया, मतलब 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, जब जब भी बेस बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन चर में बहुपद है।
तो बहुत ही आसान है। चर में बहुपद हम आप लोग को पहले भी बताएं बहुत बार, ठीक है। इस चैनल पे बच्चों आप लोग को लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जा रहा है, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। चलो क्या लिखा हुआ, इनमें से कौन चर में बहुपद है, ठीक है। तो चर में बहुपद कहने का मतलब क्या है ना, कि चर क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होता है ये सब चर होता है। और चर के पावर में अगर 1 2 3 4 मतलब पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, 0 से। अब किसी का भी चर में अगर पूर्ण संख्या हो, किसी का चर के घात में अगर पूर्ण संख्या हो तो वो हमेशा क्या होगा, बहुपद में होगा। अब देखो यहाँ सवाल क्या है, देखो यहाँ पे कितना चर है, एक चर और दो चर, कितना चर है, दो चर, और दो चर के पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है, देखते हैं। तो देखो एक्स के पावर में 2 है, हाँ ये पूर्ण संख्या है। एक्स के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। हाँ बच्चों, लगता है हमको ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं। जब भी कोई भी चर अंडर रूट में रहे तो वो कभी बहुपद में होगा नहीं, बस एक चीज़ लिख के रख लो। जब भी, और तीसरा में, जब भी कोई भी चर अगर बटा में हो तो भी कभी बहुपद होगा नहीं, ये भी लिख के ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट लग रहा है, चूंकि एक चर है और एक ही चर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 है और 1 है, ठीक है, मतलब कि पूर्ण संख्या है। अब देखो यहाँ पे भी सब में पूर्ण संख्या है, 3 चर है और 3 में पूर्ण संख्या, लेकिन ये 3 चर वाले बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल, बहुपद 5y पावर में 6 माइनस 4y² माइनस 6 का घात कितना होगा। तो जब भी घात पूछेगा, क्या पूछेगा, जब भी घात पूछेगा तो जो सबसे बड़ा पावर वही आंसर। अब देखो सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 6 है और एक 2 है, तो आपका सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो ऑप्शन नंबर 6, जो 6 जहाँ है वो राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं, उसको तुम लोग कमेंट करके बता दो, ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं 3x का पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, ठीक है। इसका तुम लोग घात बता दो, ठीक है। इसका जब घात बता दोगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आप 1 नंबर उठाने के लिए तैयार हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल, बहुत आसान, शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। जिसको पहले आंसर आ रहा है, पहले कर पा रहे हो, फटाक से कमेंट कर दो आप लोग, ठीक है। हाँ क्या है, देखो शून्यांक ज्ञात करना। जब भी शून्यांक पूछेगा बोलेगा तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न दिया गया है उसको लिख देना है, तो 2x + 5 लिख देना, और उसके बराबर में क्या कर देना, 0। जब भी शून्यांक निकालने बोलेगा तो जो दिया हुआ रहेगा उसके बराबर में 0 कर देना। अब यहाँ पे 2x का 2x हो जाएगा, और ये 5 जो है इधर है प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, तो -5, और ये गुना में 2 था, इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे हमारा निकल गया। जो भी x का मान निकल जाएगा वही उसका शून्यांक होगा। तो देखो x का मान यहाँ पे -5/2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो क्लियर है ना। चलो अब आते हैं 8 नंबर सवाल में, ठीक है। किसको किसको इस मैथ को समझ में आ रहा है, ठीक है, आ जाना चाहिए, ठीक है। आप दिल से लगा के देखो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर देख रहे हो, एकदम थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, काहे नहीं समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे 2x + x² प्लस x में x² का गुणांक है, ठीक है, x² का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। तो x² के पहले क्या लगा हुआ है बाबू, तो कुछ नहीं लगा हुआ है, तो कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 तो जरूर होगा ना। कोई भी संख्या को हम 1 से गुना करते तो वही सेम संख्या होता है, तो इसका मतलब x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसका x² का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, 1, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर क्वेश्चन रहता, थोड़ा सा और डीपली समझो, अगर क्वेश्चन रहता 2x² प्लस 3x प्लस 1 इस तरीके से रहता, बोलता है x² का गुणांक कितना है, तो आप कितना लिखते, x² के गुना में कितना है, 2 है, तो इसका आंसर कितना करते, 2 कर देते। अच्छा क्वेश्चन और पलट देता, बोलता कि x का गुणांक कितना है, तो x के पहले कितना है बाबू, देखो ना, x से कितना गुना किया हुआ है, 3, तो 3 इसका आंसर हो जाता। तो सिंपल सी बात है, कुछ हार्ड वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो तुरंत आगे वाला मत देख लेना, ठीक है, तुरंत आगे वाला मत देख के और आंसर कर देना, 2 आंसर हो जाएगा। क्योंकि x² के पहले 1 छुपा हुआ है आपका, ठीक है, वो 2 तो प्लस में है, उधर अगला है, वो दूसरा पद है, ठीक है।
चलो अब 9 नंबर सवाल देखो। 9 नंबर पे बहुत ही आसान है, एकदम लॉलीपॉप है। देखो x का मान दे दिया है 0। अब ये जो समीकरण दिया हुआ इस पे आप 0 का मान बैठा देना, x का मान और आंसर ले आना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं समीकरण को, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x का मान कितना दिया हुआ है 0। अब जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ 0 बैठा दो। तो 5 गुना x के का में 0 माइनस 4 गुना x का स्क्वायर है ना, तो 0 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात है, प्लस 3। ठीक है, 5 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 4 के गुना करेंगे तो 0। ठीक है, प्लस 3, यानी कि सिर्फ का सिर्फ क्या बचा बच्चों 3 बचा, प्लस में 3 बचा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है, इसका गुणनखंड है। तो शेषफल प्रमेय विधि द्वारा हम लोग बनाएंगे। अगर ये इसके बराबर में, ठीक है, x प्लस 1 इसमें अगर कट जाता है, मतलब इसका जो है वैल्यू 0 आ जाता है इस पे बैठाने के बाद, तो इसको बोलेंगे हाँ गुणनखंड। और अगर नहीं आता है, कुछ बच जाता है, तो हमारा नहीं होगा गुणनखंड। चलो कैसे होगा वो भी समझ लो। ठीक है, इसको बनाते हैं। हाँ, पहले x का वैल्यू निकाल लो तुम लोग। ठीक है, x का वैल्यू निकाल लो। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, प्लस में 1 है तो इधर आके माइनस में 1, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण में आपको बैठाना है, अगर 0 आ गया तो हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम लोग बनाएंगे इसको। ठीक है, हाँ क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। चलो अब यहाँ पे हम बनाते हैं। हाँ चलो इसको यहाँ बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स क्यू था ना जी, हाँ एक्स क्यू था, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही था ना। और आपके पास एक्स का वैल्यू कितना आया था, -1 आया था। -1 सब जगह बैठा दो, -1 का क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर है मतलब कि -1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह में -1, इसका कोई स्क्वायर नहीं है, +1। ठीक है, अब देखो -1 का जब क्यू करोगे तो आ जाएगा सिर्फ का सिर्फ -1। ठीक है, चूंकि आप जानते हो कि अगर कोई भी पावर में अगर विषम संख्या है और माइनस में रहा तो वो हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे x -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस होगा, माइनस प्लस -1 फिर +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये -1 और ये प्लस में है ना, +1 -1 +1 यानी क्या आ गया 0 आ गया। मतलब क्या हो गया बच्चों कि इस जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, देखो हाँ क्वेश्चन यही था कि क्या इसका गुणनखंड है, तो इसको बोलेंगे हाँ हाँ सर गुणनखंड था। क्या है कि इसका वैल्यू हम इस पर बैठा के देखे तो 0 आ गया, और 0 आ गया तो मतलब कि गुणनखंड है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल में। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, 3xyz। ठीक है, तो 3xyz कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, शर्त क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3xyz। ठीक है, हाँ शर्त यही है कि 0 होना चाहिए तीनों को जोड़कर। अब देखो 12 नंबर सवाल, एक्स अक्ष का समीकरण है। देखो बार बार हर जितना भी सेट आप लोग को बताए हैं, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, ये वाला क्वेश्चन तो पूछा गया है। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक्स अक्ष का समीकरण पूछा है या फिर वाई अक्ष का समीकरण पूछा है। तो सिंपल सी बात है, जब एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा तो वाई इज इक्वल टू 0 कर देना है, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जब पूछता है वाई अक्ष का समीकरण तो एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ से आप अगर चाहो तो 1 नंबर आराम से उठा सकते हो। फिर से याद कर लो, एक्स अक्ष का समीकरण बोलेगा तो y इज इक्वल टू 0, और y अक्ष का समीकरण बोलेगा तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x अक्ष का समीकरण बोला है तो y इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, क्या बोल रहा है, निर्देशांक -2 और 4 का भुज कितना होगा। ठीक है, तो भुज का मतलब होता है x का मान, भुज का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है -2 और y का मान दिया हुआ है 4। ठीक है, चूंकि आप लोगों को पता है कि पहले x दिया हुआ रहता है बाद में y दिया हुआ रहता है, तो x का मान -2 और y का मान 4। अब आपके पास भुज पूछ रहा है, और अब भुज हम क्या बोले, x का मान होता है, तो x का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, -2
-2 इसका राइट हो जाएगा। भुज ये है, कोटि ये है, भुज ये है, कोटि ये है, याद कर लो। अभी हम जो बोलेंगे ध्यान रखना, जब भी निर्देशांक का भुज पूछेगा तो ये पहला पद लिख देना, और कोटि, कोटि पूछा, क्या पूछा, कोटि पूछा तो दूसरा पद को लिख देना, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा पलट देगा, बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो बता ही नहीं थे। अरे बाबू थोड़ा समझा दे तो उसको समझा करो ना, समझ जाओगे तो वही चीज़ को आप लोग बना के आओगे, ठीक है। हाँ, अब देखो आकृति में 3 और -1 दिया हुआ है और निर्देशांक में कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 3 जो दिया हुआ है ना, x का मान दिया हुआ, और ये जो दिया हुआ है 1, वो -1 वो y का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 3 देखो x वाले में लाइन में, ये x लाइन होता है, ये y लाइन होता है। तो x वाले लाइन में 3 कहाँ है बच्चों, तो 3 यहाँ पर है, ठीक है। और y का मान -1 खोजना है, तो y वाले -1 कहाँ पे है वो देखो, तो -1 देखो यहाँ पर है। अब देखो यहाँ और यहाँ, मतलब दोनों को रेखा खींचो तो आपको नजर आएगा कि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये आपका 3 और -1 है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ गया, b का मान b हो गया, ठीक है। मतलब कि 3 और -1 का निर्देशांक कौन है, तो b है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, b, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। क्या बोल रहा है, यदि एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है तो कोण की माप क्या होगी। सिंपल सी बात है, उस कोण को आपको मान लेना है x, क्या मान लेना है, x मान लेना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस x जो है इसके पूरक कोण कितना हो जाएगा। अगर x एक कोण है तो दूसरा कोण इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, 190 - x, क्या हो जाएगा, 90 - x, क्योंकि आपको पूरक कोण के बारे में पता है, क्या पता है कि दोनों कोण को मिला करके 90 होना चाहिए। तो अगर एक का मान x मान लेते हैं तो दूसरा का मान कितना हो जाएगा, 90 - x। सिंपल सी बात है, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण। अब क्या बोल रहा है, पहले कोण, जो पहला कोण है, ठीक है, ये दूसरा कोण से जो पूरक कोण जिसे कितना अधिक है, 30 अधिक है, आधे का 30 अधिक है, तो इसका आधा कर दो पहले, 90 - x/2 आधा कर दिया, और इससे कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो कर दिए बराबर दोनों साइड। अब इसके बाद सॉल्व करो, बहुत आसान है। इसके नीचे 1 दे दो और x बराबर कर दो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, और 2 को किधर पढ़ेंगे, 2 आएगा तो एक बार, और 1 को 90 - x से गुना करेंगे तो 90 - x हो जाएगा, प्लस 1 को किधर पढ़ेंगे, 2 आएगा तो 2 बार, और 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 90, ये प्लस में और ये भी 60 प्लस में है, तो 90 और 60 कितना हो गया, 150 हो गया, और माइनस में x/2, ठीक है। अब ये 2 इधर है तो इधर आके किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बना दे, चलो यहाँ बनाते हैं। तो 2 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 150 प्लस 150 माइनस x, ठीक है। अब ये x इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, 2x - x बराबर 150। अच्छा माइनस में नहीं, माइनस था तो इधर आके प्लस में हो जाएगा ना जी, प्लस में हो गया। अब 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x बराबर 150। अब काटो इसको, कितना हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 150/3, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 यानी 50, कितना हो जाएगा, 50। तो कहाँ है ऑप्शन 15 का, 50 डिग्री कहाँ है बच्चों, 50 डिग्री देख लो कहाँ है, तो 50 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो 50 है ना, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक बार फिर से समझा दे क्या, चलो फिर से समझ लो। देखो अगर एक का मान x है तो दूसरा का मान कितना हो जाएगा, 90 - x, क्यों, क्योंकि दोनों को मान को जोड़ करके कितना आ रहा है, 190 आना चाहिए। दोनों पूरक कोण का मतलब है कि दो कोणों को मिला करके 90 होना चाहिए। तो एक का मान x तो दूसरा का मान 90 - x। अब क्या बोला है कि अपने पूरक कोण के आधे से, तो पूरक कोण कितना है, 90 - x/2, आधा से 30 अधिक है तो 30 अधिक कर दिए, उसके बाद सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इतना। चलो अब 16 नंबर में आ जाओ। 16 नंबर में क्या है, आकृति AOB एक रेखा है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना है, कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि एक सरल रेखा है ये, और सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है आपको, 5x + 4x को जोड़ करके कितना लिख देना है, 180, चूंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 4 × 5 = 9x, 9x बराबर 180। ये 9 इधर आके इंटू में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया, इधर x बचा, तो 9 दूनी 18, यानी कि 20 डिग्री इसका मान आ गया, x का मान। तो 20 डिग्री कहाँ है, तो 20 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इतना।
चलो 20 डिग्री इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जब भी लगता है कि मैं इसे बना लूँगा तो मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद आप इस वीडियो को क्वेश्चन को बना लो। ठीक है, बनाने के बाद आप उसको वीडियो को प्ले कर दो, उसके बाद देखो क्या हमने सही बनाया है गलत बनाया है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना का प्रयास करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, बनाओ पहले, उसके बाद मेरे वाला प्ले कर दो। ठीक है, प्ले करने के बाद देखो कि क्या हमने सही बनाया है गलत बनाया। गलत बनाया तो सीख लो, सही बनाए तो देखो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक मैथ समझ में नहीं आने वाला है। आप सोचोगे बस हाँ अरे ये सब तो आसान है, बहुत आसान, अरे ये सब तो मेरे से बन जाता है, लेकिन जब बनाने बैठोगे ना तो फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को जब भी होता है तो पॉज कर लो थोड़ा सा, और उसके बाद उसको पहले वीडियो बना लो क्वेश्चन को, देखो फिर प्ले करके। ठीक है, और प्ले करके पूरा देखना, ऐसा नहीं कि बन गया तो आगे बढ़ा दो, प्ले करके देखना। हो सकता है हम नया ट्रिक बता दे, कुछ अलग बता दे। ठीक है, हर समय आपको कुछ नया नया देखने को मिलेगा, है ना, तो कुछ कुछ आप लोग पूरा प्ले करके देखना। चलिए 17 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है, ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी और ए सी बराबर पी क्यू, तो क्या होगा। ठीक है, तो जब भी सर्वांगसम दिया रहता है ना, जब भी सर्वांगसम दिया रहता है तो पहले एक चीज़ समझ लो मेरे बात। ठीक है, ए है, एक है ए बी सी, क्या है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कि ए के बराबर कोण पी है और बी के बराबर क्यू है और सी के बराबर आर है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो मतलब कि जो भी सर्वांगसम जो दिया रहेगा ना तो एकदम लाइनिंग से रहेगा दिया हुआ, एकदम लाइन से। कहने का मतलब क्या है कि पहला वाला लाइन जो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है कि पहला वाला लाइन जो बता रहा है ए के बराबर पी है और बी के बराबर क्यू है और सी के बराबर आर है, ये चीज़ बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा तो सी के बराबर पी है और बी के बराबर आर है और ए के बराबर क्यू है। मतलब कि ये जो सर्वांगसम लिखा हुआ रहता है ना वो लाइनिंग से दिया रहता है कि कौन किसके बराबर है। ठीक है, अब देखो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है तो ए बी सी एक त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, और एक त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया ए बी सी, ए बी सी, और इसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ए बी बराबर क्यू आर, मतलब कि ए बी ये वाला रेखा आप देखो। ठीक है, ये वाला रेखा देखो, ये वाला रेखा, और क्या दिया क्यू आर ये वाला, तो ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब कि ए बी बराबर क्यू आर है। ठीक है, ए बी बराबर क्यू आर बराबर है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब बराबर भुजा होता है ना तो उसको सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो ये ए बी का सम्मुख कोण कौन सा हो गया, कोण सी, तो कोण सी बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोण सी थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि सब आ जाए। कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो अब देखो इसके बराबर में कौन है, तो इसके बराबर में कौन है, क्यू आर के बराबर में सम्मुख में तो पी है, तो इसका मतलब सी और पी जो है बराबर है, सी और पी बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा बात क्या बोला, बी सी और पी आर बराबर है, तो बी सी ये वाला और पी आर ये वाला, तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो बी सी का सम्मुख कोण कौन है, और इसका सम्मुख कोण कौन क्यू, तो कौन क्यू बराबर हो जाएगा। अब तीसरा लाइन क्या बोला, ए सी बराबर पी क्यू, ए सी कहाँ है, ये वाला लाइन है। ठीक है, ए सी कहाँ है, तो ये वाला लाइन है, और पी क्यू लाइन ये है। अब इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया, तो कोण बी, और इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया, तो कोण आर, तो कोण आर बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ समझ में आ गया कि सी के बराबर पी है और ए के बराबर क्यू है और बी के बराबर आर है। अब देखो मिला के देखो, यहाँ पे सबसे पहला लाइन देखो कि ए बराबर पी है, नहीं ए बराबर क्यू है, तो ये ऑप्शन कट गया क्योंकि ए के बराबर पी बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा लाइन देखो सी के बराबर पी है, सी के बराबर पी है, हाँ ये सही है। ठीक है, बी के बराबर आर है, बी के बराबर आर है, सही है। ए के बराबर क्यू है, ए के बराबर क्यू भी है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एकदम लाइन से देखना है बच्चों कि ए के बराबर पी है, बी के बराबर आर है और ए के बराबर क्यू है। ठीक है, देखो इतने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करो, कोई भी इतना अच्छा से समझाता नहीं है। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, तो आप थोड़ा समझो और बनाओ। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मत करो। ठीक है, थोड़ा समझ के बनाओ। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया ना, क्लियर। ठीक है, जो कोण रहता है, जो भुजा रहता है, अगर बराबर भुजा है तो उसके बराबर सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है और बी के बराबर 45 डिग्री है, तो सी के बराबर कितना होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। देखो अगर ऊपर वाला नहीं समझ में आए तो ये वाला समझना बन जाएगा। ठीक है, ए के बराबर ए बी सी है। ठीक है, मतलब ए बी और ए सी बराबर है ना, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो इसकी बराबर जब है तो ठीक है, तो इसकी सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मतलब कि इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया, देखो सम्मुख कोण ये वाला हो गया,
ठीक है। तो ये वाला कोण और इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो ये वाला कोण दोनों बराबर है, मतलब कि कोण बी बराबर कोण सी बराबर है। ठीक है। तो बी का मान 45 दिया दिया है, तो सी का मान भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। सिंपल समझ में आ गया ना क्या बता रहे थे। चलो आगे देखो 19 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी और एफ डी बराबर है, तो ए और कोण डी है, तो दोनों त्रिभुज एस ए एस से सर्वांगसम होंगे। ठीक है, चलो दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम लोग। एक है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। ठीक है, तो ए बी सी में क्या बोल रहा है, ए बी और एफ डी बराबर है। ए बी सी में देखो ए बी और एफ डी कहाँ है, ये वाला, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या बोला है, कौन ए और डी बराबर है, कौन ये वाला डी और ये वाला डी बराबर है, मतलब कि कौन ए ये वाला ऊपर वाला है ना, ये वाला और कौन डी बराबर है। ठीक है, चलो तो हम लोग कभी जस्ट पढ़े कि जब बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर हो सकते हैं, तो क्या सम्मुख कोण के जो कोण है उसके सामने वाला क्या भुजा बराबर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर हो सकते हैं, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर हो सकते हैं। तो ए का सम्मुख को भुजा कौन सा है, बी सी। ए का सम्मुख भुजा कौन है, बी सी, और डी का सम्मुख भुजा कौन है, डी ई। सम्मुख मतलब सामने है ना, डी ई एफ। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया कि बी सी और ई एफ बराबर है। तो कहाँ पे है देख लो, तो ऑप्शन नंबर ए में है बी सी और ई एफ बराबर है। अब देखो तीन चीज बराबर हुआ कि नहीं, देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड पहले से बराबर था, देखो ए बी और डी एफ साइड बराबर हो गया था, और एंगल तो पहले बराबर दिया हुआ था, तो एंगल भी बराबर हो गया, और साइड भी अभी बराबर हम लोग जस्ट किए, तो एक साइड बराबर हो गया, मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गया, सर्वांग हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 20 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, बहुत ही आसान है। चलो क्या दिया हुआ है, आकृति में यदि पी क्यू और आर एस समांतर है, ठीक है, ये वाला रेखा और ये वाला समांतर है, ठीक है, और एम एक्स क्यू यानी कि ये वाला कौन दे रखा है, एम वाई आर ये वाला, नहीं ये वाला एम वाई आर ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है एक्स एम वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स एम वाई मतलब कि किसका मान ज्ञात करने वाला, एक्स एम वाई ये वाला का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, सबसे पहले एक सरल रेखा यहाँ से खींच लेना है, मतलब कि इन दोनों के समांतर खींच लेना है, इन दोनों के समांतर एक रेखा बीच में खींच लेना है। अब देखो आपको पता है, ठीक है, कि अब अगर दो समांतर रेखा दिया हुआ है, उसकी तिर्यक रेखा जब दिया हुआ रहेगा तो उसके एकांतर कौन से बराबर होते हैं, पता है ना। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। हमने पहले भी बताया था बच्चों कि जब दो रेखा दिया हुआ रहता है, एक तिर्यक रेखा रहता है, तो एक ही एकांतर मतलब कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बना कोण को दोनों मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमने बता रहा है। ठीक है, क्या बताया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो 135 ये है, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 135 घटा के तो जल्दी से फटाक से कितना हो जाएगा, 5 7 में 3 गया तो 4, यानी कि 45 डिग्री ये हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ इसका मान निकालेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, देखो ये वाला और ये वाला भी एक समांतर ही रेखा है, तो चूंकि दोनों तीनों समांतर हो गया ना, अब समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 40 ये और ये भी 40, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये भी 40, तो 40 और 45 दोनों मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 40 और 45 तो 85 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कितना मान आ जाएगा, 85। अब देख लो ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन है आपके पास 4 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। ए के बराबर पी दिया हुआ है, बी के बराबर क्यू दिया हुआ है, और ए बी के बराबर पी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, एकदम सिंपल सी है सवाल। क्या करना है, सबसे पहले दो त्रिभुज बना लो। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। क्या क्या है, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, चलो ए के बराबर पी दिया हुआ है, ठीक है, ए के बराबर पी दिया हुआ है, चलो ठीक है यहाँ तक का। और क्या है, बी के बराबर क्यू दिया हुआ है, बी के बराबर क्यू दिया हुआ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दे दिया गया। अच्छा एक और चीज़ क्या दिया हुआ है, ए बी और पी क्यू बराबर दिया हुआ है, ए बी ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। अब बराबर भुजा है तो बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो सी और आर भी बराबर हो जाएगा।
इसका सम्मुख कोण ये वाला और इसका सम्मुख कोण ये वाला, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब कि कोण सी बराबर कोण आर इज इक्वल हो जाएगा। अब देखो ए के बराबर पी और बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर आपको मिलाना है, ठीक है, मिलाते हैं। अब क्या बोल रहा है, ए के बराबर पी, तो ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्यू है, सी के बराबर आर है। अरे पहला नंबर तो ही आज गया बच्चों, ठीक है, पहला नंबर ही इसका राइट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बनाते हैं अब हम लोग 22 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। हाँ, क्या बोल रहा है कि डी ई क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, तो ओ भुजा बी सी पर कोई बिंदु ओ ए को मिला है। तो एक त्रिभुज पहले है, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, और ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, डी और ई है। तो ए बी ए सी और ए बी का मध्य बिंदु जो है, बीच वाला बिंदु, क्या क्या नाम दिया हुआ है, डी और ई दिया हुआ है, डी और ई दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, ओ क्या है बोल रहा है, ओ भुजा है ना, ओ भुजा बीसी पर कोई बिंदु है, बीसी पर कोई बिंदु है, मान लो ओ, ठीक है, ओ है, ठीक है, कोई भी बिंदु है। चलो अब क्या बोल रहा है, यदि P और Q क्रमशः OB और OC का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो OB और OC का मध्य बिंदु क्या है, ये वाला और ये वाला है, ठीक है, नाम दे देते हैं कुछ भी, P और Q, ठीक है। और बोल रहा है कि DEPQ तो QP ये जो चतुर्भुज बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा, ठीक है, तो ये आपका एक बनेगा, तो बनेगा समांतर चतुर्भुज, इसका समांतर ये, इसका समांतर ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल, समांतर चतुर्भुज ABCD में C और D का योगफल कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज मान लो, चलो बनाते हैं फटाक से समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के दो कोनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होगा, मतलब कि सी और डी है ना, जैसे कि ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, सी नाम दे दिए, डी नाम दे दिए, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ऑलवेज क्या होना चाहिए, दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के 180 होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के दोनों 180 होना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, लगातार जो रहता है ना वो दोनों मिला के 180 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहा है, डी और सी का मान पूछ रहा है, तो डी और सी का मान को दोनों को मिला देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति में BC वृत्त का व्यास है तथा BAO 60 डिग्री है, तो ADC बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाना है वो समझना है पहले, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को कोशिश करना है ना इसका मान निकालने के लिए, ठीक है। जब इसका मान निकल जाएगा तो इसका मान निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि देखो ये इस तरीके से बन रहा है ना रेखा, हम पहले भी बताए थे कि इस तरीके से जब भी बनेगा, इस तरीके से जितना भी जब भी बनेगा तो यहाँ जितना मान दिया रहता है उसका जस्ट आधा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग को कोशिश करना है कि इसका मान निकालने के लिए, तो इसका मान निकालते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा पहले देखो कि देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि AO और BO वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं है, और जब वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों बराबर होगा, और ये का मान दिया हुआ है 60, ठीक है। तो इसका सम्मुख भुजा ये वाला है ना, इसका सम्मुख भुजा ये वाला और इसका सम्मुख कोण ये वाला, ठीक है। अब ये और ये बराबर है तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि सम्मुख भुजा जब बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण, ये इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, तो ये भी कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मान तो समझ में आ गया कि इसका 60 आ गया। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी जो होगा ना यहाँ भी 60 डिग्री होगा। अब बोलो कैसे सर ऐसा ही ना कि त्रिभुज का तीनों कोण का मान होता है 180, कितना होता है 180, तो ये वाला 60 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मान 60 आ गया, ठीक है। और ये देखो BC एक सरल रेखा है, BC क्या है, एक सरल रेखा है, तो BC एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180, तो ये इधर अगर एक 60 है तो इधर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180, तो 120 उसका मान निकल गया। अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 120 डिग्री ये प्राप्त हो गया। अब इसका आधा जस्ट ये हो जाएगा, ठीक है, इसका आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ADC का मान, तो ADC का मान कितना निकल गया, 120 का आधा 60, तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
बहुत सारे लोग ऐसे बता देंगे कि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको तरीके से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर जाओगे गलती हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो रिप्ले एक बार कर लेंगे, ठीक है। चलो 25 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। दो बिंदुओं ए और बी से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या व एक वृत्त खींचा जा सकता है। यदि ए बी बराबर 6 है तो बिल्कुल खींचा जा सकता है, ठीक है। ए और बी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, इसका मान ए है और इसका बी मान है, ठीक है। अब यहाँ से क्या वृत्त खींचा जा सकता है, चलो इस पर हम एक वृत्त खींचते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। वृत्त खींचेंगे इस तरीके से तो हम केंद्र इसी को ना मानेंगे जी, ठीक है। अब देखो ये केंद्र अगर हम मानते हैं तो इधर भी 3 इधर भी 3 होगा कि नहीं होगा, चूंकि ए बी का आधा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये ए बी से होकर गुजर रहा है कि नहीं, इतनी वृत्त पूरा बिल्कुल गुजर रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर 6 ये टोटल है तो इसका त्रिज्या 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो देख लो ये क्या हो जाएगा, सत्य या असत्य या ये दोनों, तो सत्य हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसका कोण जो है अनुपात में दिया हुआ है, इसका सबसे छोटा कोण कितना होगा। तो इस तरीके से जब भी अनुपात में कोण रहे तो हम लोग क्या मान लेंगे, सभी का मानकर को x मान लेंगे, जैसे 3x मान लेंगे, 5x मान लेंगे, 9x मान लेंगे, 13x मान लेंगे। तो सबको जोड़ देंगे हम लोग, 3x 5x प्लस 9x प्लस 13x, ठीक है। और सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोण का मान को कितना मान होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ठीक है। तो सबको जोड़ के 360 आ गया। अब जोड़ो सबको, 9 3 5 3 8 8 और 9 17, 17 और 13 कितना हो गया, 30 हो गया। 30x बराबर 360। अब ये 30 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x बराबर 360/30, तो 0 से 0 कट गया, 12 थी 36, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया, 12। अब बोल रहा है छोटा कोण कितना होगा, तो यहाँ पे चारों में से छोटा कोण नजर आ रहा है 3, ठीक है, 3x, तो 3x यानी कि 3 गुना 12, तो कितना हो जाएगा, 12 दिया 36, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा कौन बोलता तो 13, तो 13 गुना कितना कर देते, 12 कर देते, समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, किसी आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाले बनने वाले आकृति क्या होगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक आयत खींच लो, तो आयत ये हो गया, और आयत का मध्य बिंदु ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया मध्य बिंदु, और इससे कोई रेखा खींचने बोल रहा है। तो ये किस तरीके का चतुर्भुज बनेगा, तो सिंपल से आपको दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखेंगे लोग। एक त्रिभुज ABC जिसमें AB का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण A = 60 डिग्री, तो रचना संभव नहीं है। BC और AC का अंतर कितना होगा जब रचना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जब ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB का मान 4 दिया हुआ है, ABC AB का मान 4 दिया हुआ है, और A का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। रचना कौन सा संभव नहीं है, कि दोनों का अंतर जो है ना, BC इसका और इसका अंतर घटाने पर क्या है ना, 4 से कम आना चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा आएगा तो गलत हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि जो तीसरी भुजा है ना, दो भुजाओं का अंतर जो है, तीसरी भुजा का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 से कम कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ये जो है ना ऑप्शन नंबर 4 2 इसका जो ये 4 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र कमेंट करके बता दो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा, कमेंट करके बताओ फटाक से, तीसरा चौथा, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर जब भी करोगे तो वहाँ पे आपको बताना है 29 का ABCD जो लिखना होगा लिख लेना। चलिए 30 नंबर सवाल देखते हैं आप लोग, क्या लिखा हुआ है। एक त्रिभुज की भुजाएं 41 40 मीटर और 9 मीटर है, तो इस त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि S निकालना है, ठीक है। पहले हीरोन का सूत्र ये क्या बोलते हैं, त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र लिखेंगे। तो हीरोन का सूत्र जो होता है वो होता है S - A S - B और S - C होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ऊपर कमेंट कर देना होगा, पहले कमेंट किए होंगे वो अच्छा है, ठीक है। अभी करेंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि हम अब फार्मूला बता रख दिए है ना। चले अब ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब इसका हम लोग क्या करना है, सबसे पहले देखो ABC तो आपको नज़र आ रहा है, A 41 है, B 40 है और C 9 है, लेकिन S क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे बाबू S जो होता है ना, वो तीनों को जोड़ करके और आधा करना होता है, तो 41 + 40 + 9, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। सबको जोड़ के आधा कर दो, तो सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 41 और 9 50, 50 और 40 90, 90 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45, यानी कि S का वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गया 45, ठीक है। अब पुट करते हैं हम लोग फटाक से, थोड़ा बड़ा करके बना देगा, हाँ चलो
हाँ, एस का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 45 आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग हीरोन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला बताए थे अब हम लोग, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो इस पे बैठाएंगे हम लोग। तो एस का मान कितना आ गया था बच्चों, 45 आ गया था, तो 45 लिखेंगे। फिर एस कितना है 45, फिर माइनस ए का मान कितना था 41 था बिल्कुल, फिर एस कितना है 45, फिर बी का मान कितना था, बी का मान 40 होगा शायद, इसमें कितना था एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ 40 था। ठीक है, तो 40 था। फिर सी का मान कितना था, 9 था, है ना, 45 माइनस 9। चलो अब सबको घटाते फटाफट। 45 का 45 लिख दो, 45 में से 41 घटा देंगे 4 बचेगा, 45 में 40 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 45 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, हमको इसमें क्या करना है, किसी तरीके से दो दो का पेयर बनाना है। तो 45 को तोड़ेंगे तो कितना लिख देंगे, 9 पचे 45 बिल्कुल, 4 और 5 को रहने दो, 4 और 5 को 36 को लिख सकते हैं, 9 चौके 36 बिल्कुल। अब देखो दो दो का पेयर यहाँ पे बन गया हमारे पास। ठीक है, देखो 9 और 9 मिल गया तो एक 9 बाहर, 5 और 5 मिल गया तो एक 5 बाहर, 4 और 4 मिल गया तो एक 4 बाहर। अब सबको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 5 चौके 20, 20 नवा 9 दूनी 18, 180, 180 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इतना पहले, चलो ले लिए या उतार लो पॉज करके वीडियो। चलो अब देखो 180 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर देख लो फटाक से, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 180 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो एक घनाभ का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला याद करना है आपको। फार्मूला याद है तो बस टिक करके घर आ जाना है ना। तो देखो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला से डायरेक्ट सवाल पूछता है बच्चों, देखो फिर से एक फार्मूला। ठीक है, 3 फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया। आप एक बार कमेंट करेंगे कि फार्मूला सर एक जगह हम लोग को बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को फार्मूला वाले वीडियो को ला करके और आप लोग को बता दूं। ठीक है, चलो एक गोला जिसकी त्रिज्या आर दिया हुआ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बेलन की त्रिज्या दी गई आर और ऊंचाई एच दिया हुआ, आयतन निकालना है। तो गोले का एक बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन, तो उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एकदम फार्मूला को रट लो बच्चों, रट लो, उसी से सवाल आएंगे बहुत सारे और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका फार्मूला क्या होगा। आप क्या करोगे, फंस जाओगे ना जब याद नहीं रहेगा तो। चलो आगे सवाल देखो। एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला अगर स्थिति हम लोग देखें तो 6 है और दूसरी स्थिति है कितना है, 12। ठीक है, तो हम लोग को अनुपात निकालना है। ठीक है, दोनों का क्या करना है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात लिखेंगे यहाँ पे अनुपात। तो अनुपात में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे कि जब 6 सेंटीमीटर था उस टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसका होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा जब भी था तो उस समय भी तो अर्धगोला ही था ना जी, तो उसका भी फार्मूला सेम होगा 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोनों का आर जो है ना चेंज है, जैसे कि इसका R1 मान लो, इसका R2 मान लो। अब बैठा दो दोनों को, देखो 3 पाई से 3 पाई कट गया। सबसे पहली बात R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर करना है। तो R1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और नीचे करेंगे तो 144। अब इसको काटो, पहले 12 से काटो, 12 को काटेंगे 12 या 36, इसको 12 से काटो तो 12 12 ही 144। फिर से काटेंगे तो कितना ना 3 1 3, 3 चौके 12, यानी कि 1:4 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 1:4। ठीक है, 1:4 कहाँ है 1:4, तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले आपको आर निकालना होगा। तो आर कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा। ठीक है, तो चलो आर निकालते हैं सबसे पहले। चलिए इसको सबसे पहले हम बड़ा करके बताते हैं। 154 है, याद रखना। ठीक है, चलो 154 है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154। ठीक है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है,
4πr² बराबर 154। ठीक है, अब यहाँ पे बैठा दो तो 4 गुना 22/7, आर का मान नहीं दिया हुआ है तो आर का स्क्वायर रहने दो, यहाँ 154 हो जाएगा। अब देखो ये जो है इधर आके किस में हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154। देखो ये डिवाइड में इधर आके किस में हो जाएगा इनटू में, ये दोनों इनटू में इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 4 गुना 22। अब काटो फटाफट, तो 22 को अगर इसको काटते 154 से तो 7 से चला जाता है, और अब तो नहीं कटता है, तो कितना हो जाएगा 7 और 7 इधर हो जाएगा, 7 गुना 7 मतलब 49/4 हो जाएगा। इधर कितना है आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर को कोशिश करना हमको हटाने के लिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर किस में हो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा, तो 49 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 49 का वर्गमूल निकाले तो 7, 7 7 49, 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4, यानी 7/2 आपका त्रिज्या निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लो, त्रिज्या निकल गया। अब आयतन निकालेंगे हम लोग, चलो आयतन निकालते हैं। आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है, तो गोले का जो आयतन होता है मेरे बच्चों वो क्या होता है 4/3 πr³ ये होता है। अब बैठाओ यहाँ पे 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2। सर बोलेंगे सर ये 3 बार काहे लिखे, अरे 3 बार क्यूब लिखा हुआ है तो 3 बार नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। 7 से 7 कैंसिल, ये 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2 कैंसिल, फिर 11 दूनी 22। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 11 गुने 7 गुना 7 बचा ऊपर में, नीचे क्या बचा, नीचे सिर्फ 3 बचा तो 3 लिख देंगे। अब ऊपर सब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, और 11 को जब गुना करोगे तो आ जाएगा 539, और नीचे 3। क्या इतना आंसर है ऑप्शन में, इतना आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इंटीजर में आपको तोड़ना होगा। इंटीजर में कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करना जाता है, जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, जब इसका इंटीजर तोड़ोगे आप, ठीक है, इंटीजर तोड़ोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 179 गुना बोल देते हैं इंटीजर 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो करके, आप इसको डिवाइड करके देख लो, जो शेषफल आएगा ऊपर लिख देना, जो भाजक जिसे भाग दे रहे हो नीचे लिख देना, और जो भागफल आएगा उसको इधर लिख देना। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ठीक है, अगर इतना भी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है इंटीजर में तोड़ना, तभी हम बता दे रहे फटाक से। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। 539/3 है ना, चलो देखो कैसे होगा 539/3, तो 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 3 एका 3, कितना बचा 2 23, 3 3 9 3 7 21 है ना, 7 21 कितना बच गया 2 बच गया 9, 3 9 27, कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब इंटीजर में इसी तरीके से लिखना है, तो जो शेषफल है उसको ऊपर लिख दो, जो भाजक है वो नीचे लिख दो, और ये भाजक जो आया है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देख लो कहाँ ऑप्शन इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है 8 6 5 विमाओं वाले आयताकार बॉक्स में रखे जाने वाली पेंसिल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अच्छा लंबे पेंसिल, तो हम क्या करेंगे, एक आयताकार है, ठीक है, आयताकार आपके पास बॉक्स है इस तरीके से, मतलब कि क्या है ये घनाभ, और पेंसिल आप अधिकतम कैसे रख सकते हो, ऐसे ऐसे रखोगे या फिर ऐसे ऐसे, तिरछा तिरछी रखोगे तो ज़्यादा लंबा रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरीके से रखोगे तो ये घनाभ का विकर्ण हो गया। आपको क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण, कि क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ को विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। ठीक है, चलो तो L कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस B कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर प्लस H कितना दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बराबर, तो 8 8 64 प्लस 6 6 36 प्लस 5 25 है ना, सबको जोड़ोगे तो 64 36 100 और 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 √125। तो 125 का जब वर्गमूल निकालोगे बच्चों तो आ जाएगा 11.18 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 11.2 कहाँ पे है, ठीक है, मतलब कि 18 इसका मतलब कि वो 2 के बहुत नज़दीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है।
ठीक है। 125 का वर्गमूल निकालोगे तो इतना ही आएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है 37 नंबर, 90 और 120 का वर्ग चिन्ह। जब भी वर्ग चिन्ह पूछा बच्चों, ये सब लॉलीपॉप सवाल है, एकदम डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। वर्ग चिन्ह जब भी पूछा तो दोनों को जोड़ देना और आधा कर देना। तो 90 + 120 कर दो, जोड़ के और आधा कर दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 120 210 हो जाएगा। 210 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। तो 105 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। एकदम लॉलीपॉप सवाल है। अभी एक और वर्ग चिन्ह का आएगा, ठीक है, उसका कमेंट करके बताना उसका आंसर। चलो देखो यहाँ पे मिलान चिन्ह पूछ रहा है, तो मिलान चिन्ह भी बहुत आसान है। देखो कितना ठो संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। देखो मिलान चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, जब आप मान लो 8 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 और एक 5 कर दोगे, 6 7 8 इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ गिनना है, तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, 5 4 9, यानी कि 9 बारंबारता बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, क्या नहीं निकाल पाओगे, 39 का आंसर करके बताओ। नहीं करोगे तो आज भी हम यहीं पे मारेंगे तुम लोगों, ठीक है। 10 और 20 का वर्ग चिन्ह निकालना है, जिस तरीके से हम लोग अभी इसका निकाले थे। चलो अब आते हैं लास्ट सवाल पे। इस पर एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 बच्चों, याद रखना। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी वो कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत चीज़ क्लियर हो गया होगा। अरे सब क्लियर नहीं हुआ होगा लेकिन कुछ तो क्लियर हुआ होगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो इसी तरीके से धीरे धीरे मैं सारे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, और आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी आपको बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं चैनल पे, तो आप ज़रूर जाकर देखें। 2023 का मॉडल पेपर भी, ऑफिशियल मॉडल पेपर भी आप लोग का पूरा सारा सब्जेक्ट जो सारा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है, सारा का सॉल्यूशन आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या फिर मेरे बच्चों आप इसमें प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। 2019 से 5 साल का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर करवाया गया है, ठीक है, वो भी चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का, 21 का, 20 का सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और सभी लोग को शेयर करें बच्चों, ठीक है, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए ना। तो सभी लोग को शेयर कर दे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने बाल बच्चे सॉरी अपने दोस्तों को, अपने सभी लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। बाल बच्चे ने बच्चों, अभी बाल बच्चे अपनों को नहीं हुआ होगा। चलिए तो समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत होता है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।